अर्थशास्त्र के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। हम सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि जीवन यापन का मुख्य साधन मानी जाती रही है। लेकिन हाँ, ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक शासन के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई उससे कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं दर्ज हो सकी। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भी नीति निर्माता जो थे, पॉलिसी मेकर्स, उनके द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास पर काफ़ी बल दिया गया। तो कृषि है क्या, आइए ये जानते हैं। कृषि का अर्थ होता है, कृषि से मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका, उसमें कृषि कार्य करने वाले जो लोग हैं या जो कार्य हैं वह सब कृषि के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से समझें, कृषि से आशय क्या है कि भूमि को जोतने की कला और विज्ञान। अब सवाल यह है कि कला क्या है और विज्ञान क्या है। देखिए, कला का संबंध होता है अभ्यास से। करते करते आप जिस चीज़ में पारंगत होते चले जाते हैं वह कला है, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो। किसानों का संबंध जो है वो कला से ज़्यादा है, क्योंकि ये करते करते ही सीखते हैं। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान वह विषय होता है जिसमें कुछ निश्चित सिद्धांत होंगे, ठीक है, कुछ उनकी थ्योरीज होंगी, कुछ थ्योरम होंगे, जिसमें कार्य कारण सिद्धांत होगा, है ना, कार्य और परिणाम सिद्धांत कह सकते हैं। तो वो विज्ञान है। फिलहाल कृषि को दोनों माना जाता है। आप जानते हैं कि आप बाकायदा एग्रीकल्चर से बीएससी भी कर सकते हैं। तो ये विज्ञान भी है और ये कला भी है। तो कृषि से आशय भूमि को जोतने की कला या विज्ञान से है। कुछ विशेष अर्थों में कृषि एक ऐसी आर्थिक क्रिया है। यहाँ विशेष अर्थ अर्थशास्त्र में तो आर्थिक ही होगा। तो विज्ञान एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें फसलों को उगाने के साथ साथ मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग आदि ये सब सम्मिलित होते हैं। तो हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में आता है विभिन्न प्रकार की उगाई जाने वाली फसलें, जिसमें खाद्य, अखाद्य तथा व्यापारिक होती हैं, जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, गन्ना, कपास, पटसन वगैरह। ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं जो खेतों में उपजाई जाती हैं। सहायक या गौण क्रियाएं होती हैं, जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, रेशम कीट पालन है, मछली पालन है आदि। तो आदि में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मधुमक्खी पालन वगैरह सब इसी का हिस्सा हैं। तो ये कृषि की प्राथमिक और सहायक क्रियाएं आपने समझी। भारत में जो कृषि है, ठीक है, तो भारत में जो कृषि है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें डिस्कस करता हूँ। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारत में जो भी फसल होती है, जो भी खेती की जाती है, उसमें से 75% खाद्यान्न फसलें होती हैं और 25% व्यावसायिक फसलें हैं। तो खाद्यान्न फसलों में क्या क्या आता है, जैसे गेहूँ है, धान है, चना है, मक्का है। ये आपकी कैसी फसलें हैं? ये आपकी खाद्यान्न फसलें हैं। व्यापारिक फसल में क्या क्या आता है? व्यापारिक फसलों में आता है जैसे नील की खेती है, पटसन वगैरह है, ये इसमें आते हैं। तो भारत में अधिकतम 75% खाद्यान्न उगाए जाते हैं। यहाँ मिश्रित खेती होती है। मिश्रित खेती का मतलब है किसान एक ही खेत में एक से अधिक फसलों की बुआई करता है। जैसे एक ही खेत में गेहूँ, चना, जौ, चारे एक साथ नहीं भाई, अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल। गेहूँ लेगा, अगली बार चना ले लेगा, जौ ले लेगा, इस तरह की फसलें वो उगाता है। कभी कभी वो एक साथ ही कर देता है, गेहूं के साथ ही जौ भी बो देता है, ठीक है। तो फसलों की विविधता है। भारत में 3 तरह की फसलें पाई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो जलवायु अलग है, मिट्टी अलग है, ऋतुएं भी 3 हैं हमारे देश में प्रमुख, तो उसी हिसाब से 3 फसलें हो गई। खरीफ की फसलों में धान, मक्का, ज्वार आदि आता है। रबी की फसलों में गेहूँ, चना, सरसों, राई ये सब आते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है जायद की फसल है, जिसमें सब्जियां, तरबूज, ककड़ी वगैरह ये सब पाए जाते हैं। भारत में जो अन्य विशेषता है वो क्या है कि कृषि जोत जो हैं वो छोटी हैं। एग्रीकल्चरल लैंड जो हैं वो टुकड़ों में बटी हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि का बंटवारा होता चला गया और उत्तराधिकार के नियमों का परिवार में पाए जाने के कारण कृषि जोत भी जो है वह भी लगातार छोटी होती चली गई। इससे क्या हुआ कि जो उत्पादन किया जाता है वह खाद्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता रहा है, न कि मुद्रा की प्राप्ति के लिए। यानी कि अनार्थिक जोत को बढ़ावा मिला है। मतलब जो परिवार में मान लेते हैं 5 एकड़ की ज़मीन थी, पहले कितनी थी? 5 एकड़ की ज़मीन थी।
मान लेते हैं वहाँ पे उनके 5 भाई हो गए। पहले ऐसा भी होता था कि भाई बंधु ज़्यादा हुआ करते थे, तो वो 5 जो एकड़ ज़मीन थी, मान लेते हैं 25 बीघा ज़मीन, ये 25 बीघा ज़मीन 5 भाइयों में जब बटी तो फाइनली कितना रह गई, 5-5 बीघा हर भाई को मिली। उसके बाद में मान लिया मॉडर्न परिवार में बच्चे 2 हुए, तो अब वो 2.5-2.5 बीघा बची रह गई जो उन 2 बच्चों के बीच में आई। तो आप सोचिए 2.5-2.5 बीघा के खेत में जो खेती हो रही होगी वो कैसी हो रही होगी कि वो अपने उपयोग के लिए गेहूं कुछ उगा लेंगे जो उनके अपने उपयोग में ही आ जाएगा, या धान उगा लेंगे जो उनके अपने उपयोग में आ जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो वो पैसा कमाने के लिए नहीं होगा, वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होगा कि जितना गेहूं लगता है साल में उतना आपने खाली अपने खेत में उगा लिया। तो खेती कैसी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरतों को, खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, मनी या मुद्रा कमाने के लिए नहीं है। इसीलिए अपने देश में अनार्थिक जोत जो हैं उनको बढ़ावा मिलता चला गया है कृषि जोतों का छोटा होने के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्व काफ़ी है, निश्चित रूप से काफ़ी है, मगर वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अपने देश में चूँकि देश को कृषि प्रधान देश कहा ही जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें कृषि, वन्य और अन्य प्राथमिक क्रियाओं का योगदान शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा रहा है, लेकिन बाद में घटता चला गया। 1950-51 में कृषि, वन और अन्य प्राथमिक क्रियाओं का योगदान 56.5% था। जो समाजीकरण था, यानी कि नई आर्थिक नीति लागू होने से पहले तक घट करके 34% हो गया था 1990-91 में। जो बाद में 2018-19 में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 14.39% रह गया, 14.39%। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां कृषि का योगदान धीरे धीरे कम हुआ है, वहीं उत्पादन की दृष्टि से इसमें इसका योगदान काफ़ी बढ़ा है। यानी कि पहले जितना उत्पादन होता था भारत में, उससे ज़्यादा उत्पादन हुआ। उत्पादन तो डेफिनेटली बढ़ा है, पर एकड़ भी और ओवरऑल भी, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जहां पहले 1950-51 में 56.5 था, ये घट करके 1990-91 में 34% रह गया, और 18-19 में ये बहुत घट करके 14.39% ही रह गया। दूसरी जो स्थिति है भारत में, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, तो दूसरा है सर्वाधिक रोजगार का साधन। कृषि जो है वह देश में लगभग 2/3 आबादी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका का साधन बनी है। निजी क्षेत्र का इसमें सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि ही माना जाता है। किसान भी तो निजी क्षेत्र में ही आएंगे भाई। जो उत्पादन के संसाधन होते हैं, अगर वह निजी क्षेत्र के हाथ में हो, सरकार के हाथ में ना हो, तो उसे निजी क्षेत्र ही तो कहा जाता है। तो किसानों के पास उत्पादन के विभिन्न स्रोतों में से एक स्रोत लैंड तो है ही, तो ये निजी क्षेत्र हो गया। तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है कृषि। इसमें कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बात स्पष्ट होकर आती है कि कृषि कार्यशील जनसंख्या के एक बड़े भाग का रोजगार का साधन है। 1950 में अगर आप आंकड़े देखें, कुल जनसंख्या का 67.50% कृषि पर निर्भर था। 1990 में कमी आई, लेकिन कोई ज़्यादा कमी नहीं है। अगर आप देखें 64.90% आबादी का हिस्सा 1990 तक कृषि कार्य पर आजीविका के लिए निर्भर था। तो रोजगार का सबसे बड़ा साधन कृषि ही भारत में मानी जाती है। खाद्य सुरक्षा, भारतीय कृषि देश की लगभग 100 करोड़ जनसंख्या, जो 2011 की जनगणना के आधार पर है, उनकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफ़ी सीमा तक सफल हो पाई है। शेष की पूर्ति के लिए लगातार तत्पर है, यानी कि लगी हुई है इस दिशा में भारतीय अर्थव्यवस्था। कृषि देश की विशाल जनसंख्या को ही नहीं, बल्कि पशुओं के लिए भी पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के पश्चात चावल, गेहूं और कुछ अन्य कृषि उत्पाद हैं, उनका निर्यात भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये खाद्य सुरक्षा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को कौन देता है, कृषि क्षेत्र। ठीक है। और
जी, माफ़ कीजिएगा। तो फ़िलहाल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भारत में जो कृषि क्षेत्र है, ये देश की जो 121 करोड़ की आबादी 2011 की गणना के अनुसार वर्तमान में माना जा रहा है कि ये लगभग 135 करोड़ की आबादी हो चुकी होगी। तो उसके लिए न सिर्फ खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, बल्कि देश में जो पशुओं की संख्या है उनके लिए भी पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने में सक्षम है। और स्थिति यह है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र न सिर्फ देश में खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि चावल, गेहूं और कुछ अन्य कृषि उत्पादों को दूसरे देशों में भी सप्लाई करने में सक्षम है। कच्चे माल का आधार है भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, चीनी उद्योग, चाय, कॉफ़ी, रबड़, वनस्पति घी, तेल आदि, जिनको जो कच्चा माल है वह कृषि क्षेत्र से ही मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, जैसे हथकरघा, बुनाई, तेल, आटा, दालें, कुटीर उद्योग वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं कृषि से ही संचालित हो पाते हैं, कृषि पर ही आधारित होते हैं। विदेशी व्यापार में भी योगदान है। देश के कृषि उत्पादों में से पटसन, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, मसाले, इनका विदेशी निर्यात करने में भी काफ़ी योगदान रहता था, लंबे समय तक रहा। परिणाम स्वरूप जो विदेशी मुद्रा है वह भी देश में आती है, और इससे आयात होने पर जो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, उस आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है। यानी कि आयात से जो हानि हो जाती है विदेशी मुद्रा की, निर्यात से उसकी कुछ भरपाई हो पाती है। छठा पॉइंट है आंतरिक व्यापार में योगदान। देश के अंदर भी व्यापार कार्य को करने में कृषि का अप्रत्यक्ष महत्व देखने को मिलता है। कैसे? कृषि पदार्थ के व्यापार से लोगों को रोज़गार मिलता है, उन्हें आय मिलती है। और आप देखिए, सड़कों पर देखिए आंतरिक व्यापार किस तरह से है। जैसे परिवहन है, तो आप समझिएगा ज़रा, जब गन्ने का सीज़न चल रहा होता है तो आप सड़कों पर जितने वाहन निकलते हैं उसमें कितने गन्ने से भरे हुए ट्रक होते हैं। जब गेहूं धान की फसलें आती हैं तो तमाम जो है ट्रैक्टर, ट्राली या ट्रक ऐसे जाते दिखते हैं जिसमें गेहूं लदा है, किसी में धान लदा हुआ है, किसी में अन्य दालें वगैरह जा रही हैं। तो अगर आप देखें तो इस कृषि क्षेत्र का देश के परिवहन उद्योग को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि आंतरिक व्यापार, और न जाने कितने व्यापारी जो गेहूं के, धान के, दालों के व्यापार में लगे हुए हैं। इस तरह से कृषि क्षेत्र आंतरिक व्यापार में भी योगदान देता है। राजस्व और लोक वित्त में योगदान। राजस्व और लोक वित्त क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि जो अधिकतर कृषि उत्पाद जो हैं वह भारत में जो कृषि आधारित होते हैं, जो कृषि के गतिविधियों से, कृषि कार्यों से उत्पन्न किए जाते हैं, उन पर तमाम तरह के शुल्क हैं, मालगुजारी है, कृषि पर सिंचाई कर देना होता है, संपत्ति कर भी लगाए जाते हैं, कुछ अन्य कर भी हैं जो सरकार राजस्व के रूप में कृषि क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त करती है। तो कहीं ना कहीं कृषि से उत्पन्न राजस्व जो है वो लोक वित्त में भी योगदान करता है। हालांकि इसकी काफ़ी जो है अगर देखा जाए तो मात्रा काफ़ी कम है। इसके वनस्पत अगर हम चर्चा करें तो तमाम तरह की सब्सिडी सरकार इन्हें दे देती है, लेकिन फिर भी लोक वित्त का एक योगदान राजस्व का, कृषि राजस्व का भी होता है। पशुपालन को बढ़ावा। हम सभी जानते हैं कि कृषि जो है अगर वो ना हो तो पशुपालन में मवेशियों के लिए चारा कहाँ से आएगा, मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सारी चीज़ों को कृषि की वजह से फसलों के उत्पादन में के अलावा वो तो प्राथमिक क्रियाएं, गौण क्रियाएं जो हैं, यह भी कहीं ना कहीं कृषि के पर ही आधारित हैं। इससे उर्वरक, मांस, दूध, अंडे, इनकी हमें प्राप्ति हुई, हमारे देश को प्राप्ति हुई। परिवहन के साधनों के आधार के रूप में भूमिका। देश में परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा भारी मात्रा में खाद्यान्न, रासायनिक खादें, कृषि यंत्र, कृषि वस्तुएं, इनकी ढुलाई की जाती है। तो इससे क्या होता है कि परिवहन के साधनों में भी काफ़ी जो है बढ़ोतरी देखी गई, वृद्धि देखी गई, और उत्पादन बढ़ने से परिवहन से आय की प्राप्ति भी अधिक होती चली गई। अतः कृषि ने परिवहन के साधनों के आधार के रूप में एक बहुत ही महती भूमिका निभाई है। परिवहन के साधनों का आधार होता चला गया है कृषि। ठीक है। पूंजी निर्माण में सहायक। हम सभी लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म की जो बचतें होती हैं वो लॉन्ग टर्म में पूंजी बनती हैं, और उसी लॉन्ग टर्म की पूंजी से आप जो है बड़ी मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर हैं, गोदामों का निर्माण है, खेतों की खरीदारी है, सिंचाई के साधनों जैसे ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था करना, पशुओं और साथ ही साथ कृषि उपकरणों को खरीदना, ये सब आप उसी पूंजी से तो कर पाते हैं। और ये पूंजी किसी एक व्यक्ति विशेष की पूंजी तो खैर होती है, लेकिन वो पूरे देश की भी तो पूंजी बनती है। तो इस तरह से
जो कृषि कार्य में विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है वह संपत्तियां पूरे देश की संपत्तियां होती हैं और किसान उन्हें खरीदने के लिए तमाम तरह की थ्रिफ्ट यानी कि कम खर्ची का से होकर गुजरता है। न जाने किस तरह से पेट काट काट करके किसान ट्रैक्टर खरीदता है या कृषि उपकरण खरीदता है। तो इस तरह से कम खर्ची होती है और कृषि की वजह से देश में पूंजी निर्माण में काफ़ी सहायता मिलती है। ये जो उपकरण हैं, ये जो संपत्तियां, ये देश के लिए पूंजी बन जाती हैं। देखिए, आपकी जो संपत्ति है, जैसे आपका मकान है, तो कभी आपने देखा होगा कि आदमी अपने मकान के सामने खड़ा होता है और कहता है कि ये मकान मेरे जीवन भर की पूंजी है या ये दुकान मेरे जीवन भर की पूंजी है। तो मकान, दुकान, कार, ये सब क्या हैं? ये संपत्तियां हैं, लेकिन ये संपत्तियां आपकी पूंजी भी हैं क्योंकि उसी पूंजी के माध्यम से तो आपने ये संपत्तियां इकट्ठा की हैं। तो ऐसे ही किसानों के ट्रैक्टर, गोदाम वगैरह ये सब जो हैं, ये सब देश की पूंजी बनती हैं। वैसे ये संपत्तियाँ हैं लेकिन ये पूंजी भी है। आर्थिक विकास का आधार स्तंभ, यस, कृषि प्रधान देश है, तो इस तरह से यह आर्थिक विकास का आधार स्तंभ ऐसे हुआ क्योंकि कृषि का समुचित विकास उद्योग धंधों, परिवहन, विदेशी व्यापार, इनके विकास में भी पूरी तरह से सहायक सिद्ध होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा कृषि आगे बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा उद्योग धंधे लगेंगे। तमाम तो उद्योग धंधे कृषि पर ही आधारित हैं। जैसे आप ले लीजिए चीनी मिलें, तो जो शुगर इंडस्ट्री है वो तो पूरी तरह से उनका कच्चा माल शुगर केन यानी कि गन्ना जो है वह कृषि पर ही आधारित हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास की योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी, दूसरी में उद्योग को दी गई। तो जब कृषि को हमने मजबूत कर लिया तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि के बाद हमने उद्योग पर बल दिया क्योंकि कृषि से ही हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल सकता था। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यही है कि कुल मिलाकर के कृषि क्षेत्र ने आर्थिक विकास का आधार दिया, हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में मदद की। कृषि का सांस्कृतिक महत्व भी है। कृषि का संबंध मानव सभ्यता का विकास के साथ भी जुड़ा है। इस कारण यह एक व्यवसाय के रूप में न होकर देश की संस्कृति, देश के रीति रिवाजों को भी सुरक्षित रखती है। भारत के संदर्भ में कृषि की अगर हम बात करें तो हमारी जो गौरवमयी संस्कृति है, कृषि उसको धरोहर के रूप में सुरक्षित रखती है और जिससे जीवन यापन के नए नए कार्य भी संपन्न होते हैं। अब देखिए, अभी जब फसल कटती है तो हर देश में बैसाखी का त्यौहार होता है अपने देश भर में। तो बैसाखी क्या है? जब फसल कटती है, लोहड़ी मनाई जाती है, मकर संक्रांति, ये सब कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए त्यौहार हैं। तो कुल मिलाकर के कृषि का भारतवर्ष में सांस्कृतिक महत्व भी है। इतने टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इन कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे कृषि से आपने क्या समझा? चलिए, आप में से कोई बताए कि कृषि के दो कौन कौन से क्रियाएँ थीं? एक तो आपके सामने है प्राथमिक क्रियाएँ, और दूसरा किस तरह की क्रियाएँ हैं? दूसरा अगर आपको याद आए तो बताइए। दूसरा थी द्वितीयक या सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं में क्या था? व्यावसायिक खेती सहायक क्रियाओं में आती है, जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, वगैरह वगैरह। 1950-51 में कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में कितना था? अगर आप में से किसी को याद आए तो बगैर देखे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नहीं याद है तो तुरंत जाइए पीछे और आपको याद आएगा, पता चलेगा कि ये 56.5% है। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत की कृषि की समस्याएं कौन कौन सी हैं और भारत में निम्न उत्पादकता क्यों है, उसके क्या कारण हैं, इसे जानेंगे लेकिन कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जो आपको अभी पढ़ाया गया है उसे बहुत अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझ के इसका मनन करें। अपने मनन करने का तात्पर्य यह है कि अपने शब्दों में आप दिए गए बड़े बड़े शब्दों को, बड़े बड़े वाक्यों को अपने छोटे छोटे वाक्यों में तोड़ करके उसे दोहराएं। ये मनन होता है और इस तरह से आपको ये अच्छे से याद होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि जो शेयर करना होता है, विद्या का दान सबसे महत्वपूर्ण दान है और ये निःशुल्क है। और इसमें अगर आप अपनी कोई भूमिका निभा सकते हैं तो बिल्कुल कोई संकोच ना करें, कोई शर्म ना करें इसमें। बहुत बहुत आभार। देखते रहिए, सीखते रहिए।